और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था छात्र के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में अहम भूमिका निभाती थी। मैकाले की शिक्षा नीति में कई तरह की खामियां होती थी। आजादी के बाद से आज तक शिक्षा प्रणाली में कई सुधार हुए हैं, ये कहना है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रति कुलाधिपति प्रोफेसर अरुण पांडे का। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ ही प्राचीन और नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने अपने विचार रखे। प्रोफेसर अरुण पांडे ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध होगी। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर प्रोफेसर अरुण पांडे से खास बातचीत की अरविंद चौहान ने। एक बड़ी सोच को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में लागू की गई। 29 जुलाई 2020 को शिक्षा नीति लागू करने के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। और उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मानसरोवर यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अरुण पांडे साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, क्योंकि आपका जो अनुभव है काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है, आप दिल्ली में यूनिवर्सिटी में रहे हैं, लखनऊ में रहे हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप कैसे देखते हैं, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था? देखिए, जब हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो उस समय गुरुकुल हुआ करते थे और वहाँ पर ऋषि मुनि संत सभी लोग रहते थे और वो इस तरह की व्यवस्था थी जिसमें कोई क्लासरूम का कंसेप्ट नहीं था। वहाँ पर जितने विद्यार्थी थे उनके व्यक्तित्व का विकास, उनके चरित्र का विकास, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें हुआ करती थीं और कोई लिखित उसका परीक्षा भी नहीं हुआ करता था। उस समय तो सबसे बड़ी बात ये थी कि शास्त्रार्थ हुआ करता था। जब आप एक पढ़ाई कर लेते थे तो शास्त्रार्थ होता था और उसी में गुरुजन जो थे वो आपको एक तरह से कह देते थे कि हाँ, अब आप पास हो गए हैं, अब आप समाज में जाइए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो 1948 में एक शिक्षा नीति उस समय बनी और उसके बाद से लेकर आज तक कई सुधार किए गए शिक्षा प्रणाली में भी और जिस तरह से शिक्षा भारत में होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था थी और हमारे लिए वो बहुत भारतवर्ष के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि उसमें गुलाम बनाने की जो एक भावना थी, जो ये मंशा थी उनकी। तो हमारे यहाँ 2020 में जब ये नई शिक्षा नीति आई तो ये एक कहिए सरकार का एक क्रांतिकारी कदम था, जिसमें कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कैसे करके हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, और उसी को लेकर के इस शिक्षा नीति में ढेर सारे बदलाव किए गए। अभी चल रहे हैं बदलाव अभी। हाँ, तो अब बदलाव की बात जब आई तो सबसे बड़ी बात थी कि भाई हमारे जो शिक्षा है वो प्राइमरी स्तर पर स्थानीय भाषा में हो, क्योंकि अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो बच्चा हिंदी में पढ़ाई शुरू करे, तमिलनाडु में है तमिल में करे, कर्नाटक में है तो कन्नड़ में करे। तो इस तरह से अपनी मातृभाषा में जब आप कुछ सीखते हैं तो वो बहुत सरल तरीके से आप स्वाभाविक रूप में सीख लेते हैं। और जैसे जैसे बच्चा जब आगे बढ़ता है तो ख़ास तौर से जब वो 10+2 वाले स्तर पर आता है तो वहाँ पर उसके लिए इस नई शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। तो विषय अगर आप विज्ञान में जाना चाहते हैं तो आप दूसरी तरफ आप संगीत भी एक विषय ले सकते हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि अगर आप चाहें तो एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, इस टाइप की व्यवस्था का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। हाँ, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए एक विशेष व्यवस्था की है कि आप एक समय में 2 डिग्री जो कार्यक्रम ये पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं और इसको आप अपने लिए लागू किया गया है और इससे विद्यार्थियों को लाभ भी है। क्योंकि अगर आप एक तरफ पढ़ाई कर रहे हैं जो कि आपका सिलेबस बेस्ड पढ़ाई है, दूसरी तरफ आप कंप्यूटर में कोई विशेष डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कोई बंधन नहीं है।
दूसरा सबसे बड़ी बात जो इस शिक्षा नीति का है, जिसमें तकनीकी शिक्षा देना, टेक्निकल एजुकेशन, और आपको जो आपका किस तरह से जॉब मिले, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बात चल रही है कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करते जाइए और आपको कोई ज्ञान और हुनर प्राप्त ना हो। अगर हम बात करें प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की, तो आध्यात्म में जाते थे, आध्यात्म से लेकर हम लोग आकाश तक पहुंच गए हैं। तो एक विकास की, हम विरासत की बात करें और विकास की बात करें, तो आपको कहाँ खड़ा पाता है इस समय वर्तमान का भारत है? तो आपको क्या लगता है कि हम बाकी आगे बढ़ गए हैं, या सिर्फ भ्रांतियाँ हो रही हैं कि हम आगे बिल्कुल सफल होते चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे आकाश तक पहुंच गए हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं, हम लोग एक रोबोट बनाने की तैयारी में हैं पहले के में, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका कितना बड़ा योगदान रहेगा वर्तमान शिक्षा नीति में? देखिए, भारत पुरातन संस्कृति वाला देश है, और इसमें हम अगर देखें कि उस समय किस तरह की शिक्षा प्रणाली थी और आज हम विकास का जो क्रम चलता रहा, तो भारतवर्ष आज कहाँ पहुँचा है। आज हम चांद तक पहुँच गए हैं। तो ये हमारी तकनीकी शिक्षा जो है वो उसका असर है कि हम इस तरह का हमारे देश में विकास हुआ है कि हम हर तरफ क्रांति हो रही है। उस दूसरे सेंस में हम क्रांति को उस सेंस में नहीं कह रहे हैं। क्रांति कहने का मतलब है कि लगातार विकास का जो क्रम है वो चल रहा है। और उस समय हमेशा जो हमारे गुरु लोग थे वैदिक काल में, हम उसको वैदिक शिक्षा पद्धति कहते हैं, तो उस समय की शिक्षा पद्धति अलग तरीके की थी, जहाँ आश्रम में बैठ कर के चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो उसका क्या था कि उनके व्यक्तित्व का विकास एक साथ उस समय हो रहा था। और आप देखिए, वेद, पुराण, उपनिषद जितने लिखे गए हैं वो हमारे ऋषि मुनियों में लिखे हैं। आयुर्वेद में देखिए चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उस समय हमारा चिकित्सा विज्ञान कितना आगे था, और आज हम उसको और आगे लेके चल रहे हैं। आपने देखा कि कोरोना काल में भारतवर्ष एक ऐसा देश था जिसने अपने लिए ही नहीं बल्कि कई देशों के लिए ये वैक्सीन बनाई और कितने लोगों की जान बचाई। पांडे साहब, ये मैं एक अहम सवाल है, चूँकि आप शासकीय महाविद्यालयों में रहे हैं, शासकीय विश्वविद्यालय में रहे हैं, वर्तमान में आप एक निजी विश्वविद्यालय में प्रो चांसलर हैं। बेसिक दोनों में फ़र्क क्या पाते हैं? क्योंकि शिक्षा महंगी होती जा रही है, आपके अनुसार इसे सस्ता कैसे किया जाए? इसके लिए क्या कोई कार्य योजना सरकार को बनाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा अंतर जो गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं और प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं उनका सारा अनुदान सरकार देती है। उनके जो जितना डेवलपमेंट है, लाइब्रेरी की ग्रांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रांट है, टीचर्स की सैलरी है, माने सभी के लिए पैसा सरकार देती है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें सरकार का कोई अनुदान नहीं मिलता है। उसमें जो भी जिनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिन लोगों ने स्थापित की है वो उनको स्वयं अपना पैसा लगाना भी है, और टीचर्स की जो वेतन है या और जो नॉन टीचिंग स्टाफ सबका वेतन जो है वो वहीं फीस से जो आता है। तो जब आप बात कर रहे हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर की, तो जब हमको कोई अनुदान प्राप्त ही नहीं हो रहा है कहीं से, तो हम आखिर उसी फीस से जो शिक्षक हैं, जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको हम वेतन दे रहे हैं। दान की श्रेणी में रखा गया है ना? नहीं, तो दान तो है, लेकिन दान ऐसा भी नहीं है कि आप घर लुटा के दान कीजिए। दान का ये मतलब है कि आप समर्थ हों। तो हम विद्या दान दे रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उन जगहों पे खुली हुई हैं जहाँ बहुत पहले से विश्वविद्यालय नहीं थे। तो एक तो सबसे बड़ा योगदान है कि उन जगहों पर जहाँ की शिक्षा के लिए ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह के विश्वविद्यालय खुले हैं। और ख़ासतौर से हम तो देख रहे हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी विल्किंसगंज और वहाँ खुला हुआ है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो हमारा उद्देश्य ये है, और हम समझते हैं और भी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का उद्देश्य ये है कि शिक्षा का प्रसार ग्रामीण स्तर तक हो, सभी को शिक्षा मिले। कई बार क्या होता है कि गांव की लड़कियों को उनके अभिभावक शहर नहीं भेजना चाहते हैं, कई बार वो समर्थ भी नहीं होते हैं और कई बार उन्हें डर भी होता है। तो अगर उनके क्षेत्र में ही जाकर हम शिक्षा दें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पर
प्राइवेट यूनिवर्सिटी का योगदान बहुत बड़ा है। सर मैं एक चीज़ है, आखिरी सवाल आपसे है कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, तो 4 साल पूरे हो गए, 29 जुलाई को 4 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। उसका सीधा सा कारण ये कि 102 पेज की है, कुछ लोगों ने पढ़ी नहीं होगी या पढ़ भी ली होगी, तो ऐसे कहाँ देखते हैं, कहाँ इसमें कमी भी कहाँ है और खूबी इसमें क्या है? खूबी तो आपने बता दी, कमी कहाँ मानते हैं आप कि अभी तक पूर्णतः लागू क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए, जब भी कोई शिक्षा नीति लागू की जाती है तो ऐसा नहीं है कि उस तुरंत वो उसका कार्यान्वयन हो जाए और वो चलने लगे। इसमें कुछ समय लगता है। जैसे जो भी 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स था पहले जो ग्रेजुएशन का था, तो उसमें क्या था कि आप ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद 2 साल के बाद आप MSc MA जो भी करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इसमें क्या हुआ है कि 3 साल तो आप बैचलर डिग्री के लिए हो गया, 1 साल उन्होंने रखा कि रिसर्च में जो हमारे विद्यार्थी जिनकी रुचि है, तो 1 साल और अगर वो कर लेते हैं तो उसमें उनको MSc या MA MCOM सब कुछ 1 साल में करना होगा, और या वो सीधे PhD करने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और देखिए, ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसने शिक्षा नीति को लागू किया है, और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सफल तरीके से ये चल भी रहा है। हाँ, ज़रूर है कि थोड़ा बहुत समय इसमें लग रहा है, लेकिन हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ये जो नई शिक्षा नीति है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत हितकारी है, और उनके लिए आगे चल करके जो हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, उसमें उन्हें जॉब भी मिलेगा, और कोई भी विद्यार्थी बिना कार्य के, बिना नौकरी के नहीं रहेगा। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रो चांसलर अरुण पांडे साहब। इनका साफ तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चूँकि काफ़ी अनुभवी शिक्षक कहेंगे, गुरु कहेंगे, और चूँकि गुरुकुल की परंपरा अभी शुरू हुई है, तो साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कहा कि ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति में है, और एक बराबर पूरा देश समाज भी कह रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, उसी की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। और थोड़ी सी कमियां हैं, समय लग रहा है, आगे चल के ये सब दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी नई चीज़ में एक बड़ा अमूलभूत परिवर्तन लाने के लिए समय तो देना ही पड़ता है। श्री पांडे साहब का कहना है कि बहुत जल्द हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी, और ये शिक्षा नीति रोजगारमुखी है। यही वजह है कि इस शिक्षा नीति की सभी लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि मूर्धन से इसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर लागू की गई। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अरविंद चौहान।